जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 3 का वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हमने देखा है। पार्ट 1 में हमने 1885 से 1916 तक की घटनाओं का और पार्ट 2 में 1917 से 1928 तक की घटनाओं का अध्ययन किया है। आज हम आपके लिए पार्ट 3 का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को पूरा पढ़ लेंगे। आज के वीडियो में हम वर्ष 1928 से लेकर वर्ष 1948 तक की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो शुरू होगा वर्ष 1928 से। वर्ष 1928 में आज हम 2 घटनाएं पढ़ेंगे। कल जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 का वीडियो आया था, वो भी वर्ष 1928 तक ही था। याद है होगा आपको, अगर आप सभी ने वीडियो देखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा, तो अंतिम वर्ष जो हमने डिस्कस किया था वो था वर्ष 1928। वर्ष 1928 में हमने सिर्फ देखा था साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और 1928 में वो भारत आया था। उसी के आगे से हम आज शुरू कर रहे हैं। 1928 में ही 2 प्रमुख घटनाएं आपको और याद रखनी है। 1928 की पहली घटना हमने पहले वीडियो में पढ़ ली थी कि साइमन कमीशन का भारत आगमन, और दूसरी घटना HSRA का गठन। HSRA का गठन होता है वर्ष 1928 में। अब HSRA क्या है? HSRA को जानने से पहले आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा है HRA के बारे में। HRA, तो HRA का गठन होता है वर्ष 1924 में। HRA का गठन 1924 में, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज के वीडियो में हम HSRA का गठन पढ़ रहे हैं। तो HRA का मतलब हमने कल पढ़ा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और HSRA का मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखिएगा, HSRA का गठन 1928 और HRA का गठन 1924। 1928 की दूसरी घटना बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। तो याद रखिएगा, बारदोली गुजरात में एक स्थान है। गुजरात में एक स्थान है बारदोली, जहां यह सत्याग्रह हुआ था। और इस सत्याग्रह में एक विशेष बात आपको याद रखना है कि इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष कहे जाते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का कुशल नेतृत्व किया था। और यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा, जब वल्लभ भाई पटेल बारदोली गए हुए थे सत्याग्रह करने और बारदोली में सफलतापूर्वक सत्याग्रह पूरा किया, सफलतापूर्वक सत्याग्रह पूरा करने के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। तो सरदार उनकी उपाधि है, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम वर्ष 1929 में। वर्ष 1929 की एक प्रमुख घटना है, याद रखिएगा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। अब यह अधिवेशन क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें एक विशेष चीज हुई थी, एक विशेष बात है, एक विशेष घटना है। तो क्या है वो विशेष घटना? पहली बार झंडा फहराने की बात कही गई थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि वर्ष 1929 में हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दिसंबर 1929 में यह अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में
पहली बार झंडा फहराने की बात रखी गई थी। और इस बात को कब पूरा किया गया, ये हमने पढ़ा ना, पहली बार झंडा फहराने की बात रखी गई और इस बात को कब पूरा किया गया, तो पहली बार झंडा फहराया गया था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पहली बार झंडा फहराया गया था। याद रखिएगा। अब यहीं से एक क्वेश्चन निकलता है दोस्तों कि 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार झंडा फहराया था। इस घटना को याद रखने के लिए हमने इस घटना को थोड़ा सा हम समझते हैं कि 26 जनवरी 1930 का दिन कितना महत्वपूर्ण था। थोड़ा सा हम संविधान यानी भारतीय संविधान की ओर अगर चलें तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था तो हमने क्यों 2 महीने इंतजार किया 26 जनवरी 1950 का, उसी दिन क्यों संविधान को लागू नहीं कर दिया। तो इसके पीछे कारण क्या है, याद रखिएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हमने बात की थी पहली बार झंडा फहराने की और उस बात को पूरा किया था 26 जनवरी 1930 को। तो हमने पहली बार झंडा फहराया था 26 जनवरी 1930 को। इस दिन के महत्व को बरकरार रखने के लिए, भारतीय इस दिन को भूल ना जाए, इस दिन को याद रखने के लिए हमने संविधान लागू करने की डेट को 2 महीने आगे बढ़ाया। जो संविधान 26 नवंबर को बन चुका था उसे हमने 26 जनवरी तक इंतजार किया और 2 महीने बाद जब 26 जनवरी 1950 का दिन आया तब जाकर हमने संविधान को लागू किया। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे फैक्ट भी आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली घटना में। अगला वर्ष है वर्ष 1930। 1930 में कई प्रमुख घटनाएं हुई। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 1930 में दांडी यात्रा हुई, नमक सत्याग्रह हुआ। तो दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह दोनों एक ही घटनाएं हैं। और एक प्रमुख घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1930 में दांडी यात्रा, 1930 में ही नमक सत्याग्रह, ये दोनों एक ही नाम है। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप इनको याद रखिएगा कि दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह दोनों एक ही हैं। और फिर अगला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 1930 में ही एक और घटना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1930 में होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो अब गोलमेज सम्मेलन क्या है, भारतीयों में लगातार बढ़ रहे आक्रोश को देखकर जब ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि अब भारत में बहुत दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने भारतीयों को आमंत्रित किया कि आप आइए, आप अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमारे साथ शेयर करिए, हमारे साथ बताइए, हम बैठकर उन समस्याओं पर एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो भारतीयों को आमंत्रित किया लंदन में। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ करते थे, ब्रिटेन के लंदन शहर में। ब्रिटेन के लंदन शहर में भारतीयों को आमंत्रित किया गया कि आप आइए और हमारे साथ बैठ के आप बात करिए। और बात करने के लिए गोल मेज का प्रयोग किया जाता था। गोल मेज रहती थी और कुर्सियां रखी रहती थी, उन पर वो चारों तरफ गोल गोल बैठ जाते थे और बैठकर बातें करते थे, इसीलिए उसे गोल मेज सम्मेलन कह दिया गया है। तो गोल मेज सम्मेलन 3 हुए हैं क्रमशः 1930 से 1932 तक। प्रतिवर्ष एक गोल मेज सम्मेलन हुए हैं। आपको याद रखना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ठीक, तो 1930 इंपॉर्टेंट था, हमने देखा क्यों, क्योंकि 1930 में हमने पढ़ा दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आते हैं 1931 में। 1931 में एक प्रमुख घटना है गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी और वायसराय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ये सारी घटनाओं को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इन सभी घटनाओं पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा। जैसे
कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये एक प्रमुख घटना है। इस घटना पर पूरा एक 10 मिनट का वीडियो बनेगा। दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब मार्च 1930 में दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह शुरू होता है, अप्रैल में 6 अप्रैल को समाप्त होता है और 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये सारी घटनाओं को अगर हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए हम अभी इन बातों को शॉर्ट में जान रहे हैं कि इन वर्षों में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी। कुछ दिनों बाद हर घटना का एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसके माध्यम से आपको उस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो अभी आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि बहुत कम बताया जा रहा है या बहुत कम जानकारी दी जा रही है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की प्रयास किया जा रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ था। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1930 से 1932 तक लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। आपको तीनों का वर्ष याद रखना है, परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो जब आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलनों से एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, द्वितीय में किसने भाग लिया और तृतीय में किसने भाग लिया। तो आपको 2 लोगों का नाम याद रखना है। पहला B.R. अम्बेडकर और दूसरा महात्मा गांधी। इन दोनों व्यक्तियों से क्वेश्चन बनते हैं गोलमेज सम्मेलन से। तो आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा गोलमेज सम्मेलन से कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। और आपसे महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी ने 1931 यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। याद रखिएगा। अब आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रथम में क्यों नहीं लिया। तो प्रथम गोलमेज में इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि वे अपने आंदोलनों में व्यस्त है। 1930 में कितने सारे आंदोलन किए गांधी जी ने, उसमें व्यस्त थे तो नहीं जा पाए। 1931 में वो फ्री हो गए तो वो चले गए आंदोलन में। और फिर 1932 में क्यों नहीं जा पाए। तो 1932 में याद रखिएगा गांधी जी जेल में थे। 1932 में गांधी जी जेल में थे इसलिए वो नहीं जा पाए। तो गांधी जी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। वो कौन सा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए चलते हैं अगले वर्ष में। अगला वर्ष है 1932। 1932 के वर्ष में जो इम्पोर्टेंट घटना है वो है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट को हम पूना समझौता भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, पूना पैक्ट या पूना समझौता एक ही घटना है और हुई थी 1932 में। ये समझौता है तो 2 व्यक्तियों के बीच में हुआ होगा। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच पुणे की यरवदा जेल में एक समझौता हुआ था। इसी समझौते को पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं। इस समझौते में महात्मा गांधी ने भीमराव अंबेडकर के जो सांप्रदायिक या कह सकते हैं कि दलितों को निर्वाचन में विशेष कुछ अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को लेकर इन दोनों व्यक्तियों के बीच आपस में समझौता हुआ। वही कहलाता है पूना समझौता या पूना पैक्ट। अब क्या था पूना पैक्ट, क्या क्या बातें हुई, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में।
चलिए आते हैं अगले वर्ष में। अगले वर्ष से पहले हम ये जान लेते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था कब? 1932 में। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन हमने पढ़ लिए। प्रथम गोलमेज 1930, द्वितीय गोलमेज 1931 और तृतीय गोलमेज 1932। चलिए अब आते हैं अगले वर्ष में। अगला वर्ष 1939। 1939 की प्रमुख घटना है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, याद रखिएगा त्रिपुरी जो स्थान है ये है जबलपुर में। त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और त्रिपुरी से एक क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिपुरी किन राजाओं की राजधानी था? तो त्रिपुरी कलचुरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। कलचुरी राजाओं की। त्रिपुरी से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और त्रिपुरी किन राजाओं की राजधानी हुआ करती थी? तो त्रिपुरी कलचुरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। अब आते हैं कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन। इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई इस अधिवेशन में जिससे सुभाष चंद्र बोस को अपनी अध्यक्षता से इस्तीफा देना पड़ा और अध्यक्षता के साथ कांग्रेस को भी उन्होंने छोड़ा। ठीक। और फाइनली अंततः त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो आइए हम इसे बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या हुआ था। तो त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन गांधी जी ने अपना एक प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने की बात कही, जिस पर मतभेद हो गया और मतभेद हो जाने के कारण निर्वाचन हुआ। किसके किसके बीच? पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस को किसको अध्यक्ष बनाया जाए यह तय करने के लिए निर्वाचन हुआ। और निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस ने उस निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष फिर से बना दिया गया। लेकिन जैसे ही सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए, पुनः गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। यानी गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को व्यक्तिगत हार बताया और सभा छोड़कर जाने लगे। यह देख सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए कांग्रेस के अध्यक्ष का पद, मैं बिना कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए भी देश के लिए काम कर सकता हूं। यह कहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और यहां से वो चले गए। तो फिर अंततः अब चूंकि सुभाष चंद्र बोस चले गए, पट्टाभी सीतारमैया तो चुनाव ही हार गए, तो अब अध्यक्ष किसे बनाए ये फैसला कैसे हो, इस द्वंद्व को मिटाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंततः त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से संबंधित 3 लोगों का नाम याद रखना है। पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा पट्टाभी सीतारमैया और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्वेश्चन बनेगा पहला कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था। तो दोनों के बीच निर्वाचन हुआ तो कौन जीता था? सुभाष चंद्र बोस। फिर कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्ष कौन बना था अंततः? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा क्वेश्चन बनेगा त्रिपुरी अधिवेशन में हुए निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि अंततः अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अब आते हैं 1939 की दूसरी घटना। अभी हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता पद से और कांग्रेस से इस्तीफा दिया और चले गए। और यहां से जाने के बाद उन्होंने एक पार्टी का गठन किया या एक
समूह का गठन किया जो कहलाया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1939 में। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं 1940 के वर्ष में। वर्ष 1940 में गांधी जी का एक और सत्याग्रह शुरू होता है। इस सत्याग्रह को नाम दिया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आप याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो वर्ष 1940 में। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह से आपको 3 लोगों का नाम याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो पहले व्यक्ति हैं विनोबा भावे। दूसरे व्यक्ति कौन है? तो दूसरे व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्ति कौन है? तो तीसरे व्यक्ति हैं ब्रह्मदत्त। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाला पहला सत्याग्रही कौन था, दूसरा कौन था और तीसरा कौन था। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भाग लेने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोगों का नाम। प्रथम है विनोबा भावे, द्वितीय पंडित नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। आते हैं अगले वर्ष 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में। यह वह आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सरकार को यह बता दिया था कि अब भारत में उनके दिन पूरे होने वाले हैं। वह आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन से एक बात और याद रख सकते हैं आप कि भारत छोड़ो आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसी बड़े नेता या किसी बड़े राजनीतिक ने नहीं किया। ये जनता का आंदोलन था। इसमें जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्यों? क्योंकि इस समय 1942 में सभी क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था या गिरफ्तार कर लिया था। तो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, याद रखिएगा। 1942 में ही एक दूसरी घटना है, आप याद रख सकते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो अब क्रिप्स मिशन कब क्यों आया था ये याद रखना है कि भारत में संविधान सभा बनाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसका विरोध किया। अंततः क्रिप्स मिशन को वापस जाना पड़ा था, याद रखिएगा। आते हैं अगले वर्ष 1946 में। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था या कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? मार्च 1946। याद रखना है आपको, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। और क्यों गठन हुआ था? वही जो अभी हमने पढ़ा, क्रिप्स मिशन में भारत में संविधान सभा बनाने की मांग लगातार चल रही थी। संविधान सभा बनाने के लिए पहले क्रिप्स मिशन का गठन किया गया। क्रिप्स मिशन असफल रहा। अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया जिसने भारत में संविधान सभा का गठन किया। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन मार्च 1946। और क्यों गठन किया गया था? भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए। चलिए आते हैं अगले वर्ष 1947 में। 1947 में हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिल गई थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत को आज़ादी किस योजना के तहत मिली थी? तो आपको योजना का नाम याद रखना है, 3 जून योजना, या इसी को माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। तो भारत को आज़ादी किस योजना के तहत मिली थी? 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन कौन है? याद रखिएगा, माउंटबेटन तत्कालीन वायसराय। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने एक योजना बनाई थी, भारत और पाकिस्तान कैसे विभाजन होगा और कैसे आज़ादी देंगे। इसीलिए इस योजना का नाम माउंटबेटन योजना है। और 3 जून योजना क्यों कहते हैं? यह योजना 3 जून 1947 को घोषित हुई थी, इसीलिए इस योजना को 3 जून की योजना कहते हैं। चलिए आते हैं अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम वर्ष यानी वर्ष 1948 में। 1948 से ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि
आज़ादी के बाद, हम आज़ाद हो गए 47 में, आज़ादी के बाद पहला वर्ष, आज़ादी के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1948 में, 47 में आज़ाद हुए, 48 में होगा। और कहाँ हुआ था? तो स्थान याद रखिएगा, जयपुर। आज़ादी के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जयपुर में। हमने इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी 1885 से, कांग्रेस के गठन से, यानी कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और पहली बैठक हुई थी बम्बई में। और भारत की आज़ादी के बाद पहली बैठक कहाँ हो रही है? जयपुर में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, याद रखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो भारत की आज़ादी के बाद पहला अधिवेशन हुआ 1948 में, कहाँ? जयपुर में। अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। एक क्वेश्चन 47 से भी याद रख सकते हैं कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 3 का वीडियो पूरा होता है। इस प्रकार से हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पूरा होता है। हमने इस श्रृंखला में 1885 से 1947 और 1948 तक की घटनाओं का विस्तृत अध्ययन किया है। अब इन किसी घटनाओं में यदि आपका कोई प्रश्न हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यह श्रृंखला ऐसे ही अनवरत जारी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ, जहां सफलता एक जिद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।